हेलो दोस्तों, वेलकम टू अंशिका कोचिंग सेंटर। मैं शैलेंद्र आप सभी का अंशिका कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। तो कैसे हो मेरे प्यारे मित्रों, उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हमारा कक्षा 10 गणित चल रहा था और हमने पहले प्रश्न का सारा प्रश्न और दूसरे प्रश्न का सारा प्रश्न देखा। आज हमारा जो है तीसरा प्रश्न स्टार्ट होगा और हम लोग तीसरे प्रश्न में देखेंगे क्या चला था। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। ठीक है, तो देखिए तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है। बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तीसरे प्रश्न में भी बहुत सारे प्रश्न दिए हुए हैं। बहुत सारे क्या, 3 प्रश्न दिए हुए हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे। मेरे प्यारे मित्रों, आपके जो है कि मोबाइल की स्क्रीन पर प्रश्न नंबर दिखेगा। ठीक है, आप लोग ये अगर आप लोगों के पास बुक नहीं है तो जो है प्रश्न आप लोग स्क्रीन से लिख लीजिएगा या तो फिर देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और हम यहाँ बुक से पढ़ेंगे और आपको सवाल हल करके बताएंगे। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न, तीसरा का पहला प्रश्न जो है वो क्या बोल रहा है कि 12, 15 और 21 का जो है हमको एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। एक का मैं आपको छोटा सा विधि इधर बता दे रहा हूं कि अभाज्य गुणनखंड होता कैसे है, फिर हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हल 12 का गुणनखंड, 15 का गुणनखंड और 21 का गुणनखंड। पहले हम लोग उसके जो है कि एक बेसिक तरीका मैं आपको बता दे रहा हूं और बेसिक तरीका के बाद फिर हम लोग इधर देखेंगे कि एक बार बेसिक तरीका देख लेंगे, उसके बाद हम लोग डायरेक्टली हल करेंगे। ठीक है, तो इसका बेसिक तरीका क्या है, 12 का जो है एक बेसिक तरीका जो है हम लोग कक्षा 6, 7, 8 में हम लोगों ने हल किया था। कैसे, तो इसको काटा, देखिए 2 से काटा तो ये क्या आ गया 6, फिर 2 से काटा तो आया 3, फिर 3 से काटा तो क्या आ गया 1। जब तक 1 नहीं आता तब तक हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करते रहेंगे। ठीक है, इसको टुकड़ों में तोड़ते रहेंगे। ठीक है, टुकड़ों में तोड़ना ही क्या कहलाता है, गुणनखंड। उसके छोटे छोटे भागों में वितरित कर देना, तोड़ देना, क्या कहलाता है, हमारा गुणनखंड कहलाता है। ठीक है, तो आप लोगों को गुणनखंड समझ में आया। तो 12 का गुणनखंड क्या हुआ, 2 हो गया, फिर से 2 हुआ इंटू 3। ठीक है, तो ये इसका बेसिक तरीका है जो आप पिछली कक्षाओं में पढ़े थे। अब हम लोग एक आपको बता दिया। अब देखिए डायरेक्टली कैसे होगा, तो देखिए ये 15 को क्या कहते हैं, 3 इंटू 5, क्योंकि 5 दिया 15 हमारा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3 इंटू 7, 7 तिया 21, 21 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, ये 2 से तो कटने वाला नहीं, तो 3 से काटेंगे। 3 से कटने का रूल्स मैंने आपको क्या बताया कि संख्याओं का योग यदि 3 से विभाजित, 3 के मल्टीपल में यानी कि 3 के पहाड़े में यदि संख्याओं का योग आता है तो वह संख्या क्या होगा, 3 से कट जाएगा तो 2 और 1 कितना हो गया 3, यानी कि यह संख्या 3 से क्या होगी, पूरी तरह विभाजित होगी। 3 से काटे तो क्या आया 7 3 के 21, फिर ये तो अभाज्य संख्या है, ये तो कटेगा नहीं, तो 7 एकम 7, ये हमारा आ गया। ये हमारा क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, यदि आपको इस तरीके से नहीं आएगा तो आप ये छोटी वाली जो है, छोटी कक्षाओं में जैसे आपने जो है गुणनखंड किया था वैसे करके आप इसको जो है इसका गुणनखंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसका क्या किया, 12, 15 और 21 का गुणनखंड कर दिया। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। देखिए मेरे प्यारे मित्रों, जो एलसीएम है इसका, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब वह छोटी से छोटी कॉमन संख्या जो ये तीनों संख्याओं के द्वारा विभाजित हो जाए। ठीक है, तो छोटी से छोटी तो दिया है लेकिन इसका होता है ये बड़ी संख्या। ठीक है, तो देखिए एलसीएम में हम लोग क्या करते हैं, जो संख्याएं जितना अधिक बार दी होती है उन सारी संख्याओं को लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए 2 बार 2 है तो 2 बार लिखेंगे। ठीक है, 2 इंटू 2,
अब देखिए 2 और किसी में नहीं है, इसमें है तो हम लोग लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यानी कि तीनों में 3 है, ज़्यादा बार में एक ही बार में है तो एक 3 लिख लेंगे, ठीक है। अब एक 5 है, बाकी में नहीं है तो 5 भी लिखेंगे, क्योंकि इसमें एलसीएम में सारी संख्याओं को क्या करते हैं, शामिल करते हैं। सारी संख्या हो गई शामिल हमारी, 5 भी हो गया, 3 भी हो गया, सब हो गया, ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 2 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12 और 12 पंजे 60 और 60 यानी कि 6 सत्ते 42, यानी कि 60 × 7 बराबर हो गया आपका 6 सत्ते 42, 420। एलसीएम क्या है हमारा, 420 आ गया, ठीक है। एलसीएम जो है लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सभी संख्याओं को जो है लेते हैं, किसी भी संख्या को छोड़ते नहीं, ठीक है। जो ज़्यादा से ज़्यादा बार होता है वही संख्या लेते हैं। जैसे इसमें देखिए 2 ज़्यादा बार था तो 2 भी लिए, और बाकी में नहीं था उससे मतलब नहीं है, पर रहना चाहिए वो, ठीक है। अब देखिए हमारा ये एलसीएम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम आपको एचसीएफ बता देते हैं। ये है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि मसप, ठीक है। मसप यानी कि महत्तम समापवर्त, और इसको हिंदी में बोलते हैं लसप, लघुत्तम समापवर्त, ठीक है। आप देखिए इसका एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन, सभी संख्याओं में जो संख्याएं कॉमन मिलेंगी हम उसको जो है एचसीएफ में शामिल करेंगे, फिर उसका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए इस सभी में कॉमन क्या है, तो हमारा 3 कॉमन है सभी में, तो हम लोग क्या करेंगे 3 को ले लेंगे। और देखिए कोई संख्या कॉमन है, अब बाकी कोई संख्या कॉमन नहीं, इसलिए हमारा एचसीएफ जो है कि 3 हो जाएगा, ठीक है। यदि कोई कॉमन होता तो उसको हम मल्टीप्लाई में लेते और मल्टीप्लाई करके फिर उसका आंसर देते, ठीक है। तो कुछ कॉमन नहीं मिला तो इसलिए हमारा 3 ही एचसीएफ हो गया, ठीक है मेरे प्यारे मित्रों। उम्मीद करता हूँ आपको ये 3 का जो है कि पहला प्रश्न समझ में आया होगा। आप लोग अपने नोटबुक में जो है कि प्रश्नों को लिख के उसके नीचे हल जो है आप लोग ये लिखते जाइएगा, ठीक है। आपकी स्क्रीन पे जो है आपके मोबाइल या लैपटॉप होगा जिसके, उसकी स्क्रीन पर आपको जो है कि हम प्रश्न लगा देंगे। आप प्रश्न या तो यहाँ से लिख लीजिएगा या तो आपके पास बुक होगा तो कोई बात नहीं, आप केवल हल ही लिखिएगा, ठीक है। तो आप अपने जो है कि नोटबुक में नोट कर लीजिए। मैं 10 सेकेंड के लिए हटता हूँ। सारे प्रश्नों का हल आप लोग जो है एक नोटबुक बना लीजिए, उस नोटबुक में जो है लिखते जाइएगा, ठीक है। तो आइए मेरे प्यारे मित्रों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि आप लोगों ने प्रश्न का हल नहीं किया होगा तो वीडियो रोक के आप लोग प्रश्नों का हल जो है अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा, ठीक। आइए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। 3 नंबर का जो है दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, क्या कहेगा वो भी एचसीएफ एलसीएफ ही बोलेगा, ज्ञात कीजिए। देखिए दूसरा है क्या क्या दिया हुआ है, 17, 23 और 29। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है 17, 23 और 29 का एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए, यही बोल रहा है। तो मेरे प्यारे मित्रों इस प्रश्न को देख के आपको क्या लग रहा है, क्या इसका कोई गुणनखंड होगा? इसका 17, 23 और 29 का कोई गुणनखंड होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये संख्याएं कैसी हैं, ये अभाज्य संख्या है। ये एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से नहीं कटती, ठीक है। तो जब इसका कोई अभाज्य गुणनखंड ही नहीं होगा तो इसका हमको अभाज्य गुणनखंड करना भी नहीं है, पर हल लिख लीजिए। और देखिए 17, 23 और 29 ये अभाज्य संख्या है, तो इनका 1 और ये केवल अपने से स्वयं से, यानी कि 1 और स्वयं के सिवा किसी और संख्या से ये नहीं करती, ठीक है। तो इनका कोई गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है। 1 और ये स्वयं संख्या, ये संख्या ऐसी है जो स्वयं से ही करती हैं, ठीक है, क्योंकि ये खुद ही तीनों अभाज्य संख्याएं दे दिया है हमको, ठीक है। तो देखिए अब इसका गुणनखंड हो गया। अब हमको एलसीएम यानी कि
लसप। तो इसका एलसीएम होगा, एलसीएम में वो हम, ठीक है, बड़ी से बड़ी हो या छोटी संख्या, वो सारी संख्याओं को ऐड कर, यदि ज्यादा से ज्यादा बार काटी हुई संख्या भी है तो वो भी संख्याएं हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। तो इसमें 1 है, 17 के 1 तीनों में है तो एक ही बार लिखेंगे, ये नहीं 3 बार लिखेंगे। उसके बाद 23 है और हमारा 29 है, ठीक। ये संख्याओं का मल्टीप्लाई क्या कहलाएगा, एलसीएम। तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं हम लोग। 1 का मल्टीप्लाई किसी में करेंगे तो वही रहेगा, 17 का करते हैं, 17 दूनी 34, 17 51 की 1 हाथ में 5, फिर 17 दूनी 34 और 5 37, नहीं 34 और 5 39, ठीक है। अब 391 आया, उसमें 29 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और 9 एकम 9, 9 9 81, 9 9 तरीके 27 और 8 35। अब 2 एकम 2, 9 दूनी 18 और 2 तियाँ 6 और 1 7, ठीक है। ऐड कर लेते हैं इसको, 9 3 8 5 13, 7 3 10 और 1 11। तो एलसीएम हमारा क्या हो गया, 11,309, 11,339 हुआ, ठीक है। देखिए हो सकता है मल्टीप्लाई में कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर प्रश्न उत्तर हमारा गलत आया होगा। एक बार फिर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 17 दूनी 24, 17 51 के खास में 5, 17 दूनी 34 और 5 39, ठीक है। तो 11,339 इसका क्या आया, एलसीएम। और एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ जब कोई चीज़ कॉमन ही नहीं है, यानी कि मसप, जब कोई चीज़ कॉमन ही नहीं है तो उसका एचसीएफ क्या होगा, 1। हमारा एचसीएफ क्या हो गया, 1। जब संख्याओं के गुणनखंड में कोई भी संख्या कॉमन नहीं होती तो संख्याओं का एचसीएफ क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है मेरे प्यारे मित्रों। और एलसीएम उन्हीं संख्याओं का गुणनफल क्या कहलाता है। मित्रों आपको ये दूसरा प्रश्न भी समझ में आया होगा, आप लोग नोटबुक में एक बार हम फिर से इस प्रश्न को समझाते हैं। मैं साइड हो जाता हूं, तब तक आप लोग लिख लीजिएगा। प्यारे मित्रों, ये 17, 23 और 29 ये तीनों संख्याएं कैसी संख्याएं थी? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्या को कहते हैं जो स्वयं और एक के सिवा किसी और संख्या से नहीं कटती, ठीक है। यानी 1 एंड ओनली स्वयं, यानी कि 1 और वो खुद। तो ऐसी 1 और वह संख्या, 1 और वही संख्या, और इन संख्याओं का होता है, उन्हीं संख्याओं का जो है गुणनफल एलसीएम कहलाता है। और कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन होता है, तो क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। 23 और 29 का एचसीएफ जो हो गया वो आपका क्या हो गया, 1,339, ठीक है। तो आइए मेरे प्यारे मित्रों तीसरे प्रश्न का तीसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग, ठीक है। बहुत बारीकी से आपको प्रश्न समझाएंगे हम। देखिए तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है। तीसरा प्रश्न है 8, 9 और 25। 9 और 25 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए हल में 8, 9 और 25 दिया हुआ है। इनका हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे
तो 4, फिर से 2 से काटेंगे 2, फिर से 2 से काटेंगे 2। इसको कैसे काटा देखिए, 2 से काटे तो 4 आया, फिर 2 से काटे तो 2 आया, फिर 2 से काट दिए तो 1 आ गया। ठीक है, तो 2 से ये कितनी बार में कटा, 3 बार। ठीक है, अब देखिए 9 को क्या करेंगे, 3 इंटू 3, क्योंकि 2 से कटने वाला नहीं तो 3 इंटू 3, और 25 को 5 इंटू 5। ठीक है, अब देखिए 8 दिया है, 9 दिया है और 25 दिया हुआ है। ठीक है, अब सम और विषम संख्याएं दी हुई है, तो सम और विषम संख्याओं में कुछ संख्याओं में तो हमको कॉमन मिल जाता है। ठीक है, जैसे 12 हो गया आपका, 18 हो गया, ऐसी संख्याएं, और 9 हो गया, तो ऐसी संख्याओं में जो है कुछ कॉमन मिल जाता है। पर यहाँ पे 8 दिया हुआ है, 9 और 25 दिया हुआ है, तो इनमें हमको कोई कॉमन नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो कॉमन ना मिलने की वजह से इसका सबसे पहले हम लोग एलसीएम देख लेते हैं। एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम मेरे प्यारे मित्रों सबसे ज्यादा बार आई हुई संख्याओं को लिखते हैं। ठीक है, तो 2 बार क्या, 3 बार क्या है, 2 है, तो 2 के घात 3 लिखेंगे। और 3 कितनी बार है, 2 बार है। कोई भी चीज कॉमन नहीं है, इसलिए सारे अंकों को उतारेंगे। 3 का स्क्वायर है, यहाँ 5 का स्क्वायर दिया है, 2 बार ये, 2 बार ये, 2 बार ये, 3 बार ये। ठीक है, अब इसका HCF क्या होगा, तो HCF इसका जब कोई भी अंक कॉमन नहीं है, संख्या कॉमन नहीं है, तो HCF मेरे प्यारे मित्रों 1 ही होगा। ठीक है, 1 होगा HCF। और इसका LCM देखिए, अब इसका मल्टीप्लाई करिएगा तो 8, 9 और 25। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले देखते हैं हमको हल करने में आसानी किस में होगी। तो 25 अट्ठे क्या होगा, 200, और 200 इंटू 9, तो 9 दूनी 18, यानी कि 1800। तो HCF क्या आया, 1800, और LCM क्या, नहीं LCM क्या आया, 1800, और HCF क्या आ गया हमारा, 9, 1। ठीक है, 1 आया, क्योंकि कोई भी चीज़ कॉमन नहीं था, तो HCF क्या हो गया, 1 हो गया, और LCM 1800। सभी संख्याओं का ही मल्टीप्लाई कर देंगे हम। ठीक है, क्योंकि कोई भी अंक कॉमन नहीं है, उसके फैक्टर में कोई भी अंक कॉमन न होने की वजह से हम सभी संख्याओं का यदि मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही हमारा LCM हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग नोटबुक में नोट करिए। एक बार हम और प्रश्न को बताते हैं, हल को आप लोग आ जाएगा। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए। तो मेरे प्यारे मित्रों, सबसे पहले हम लोग क्या किए, अभाज्य गुणनखंड किए। 8, 9 और 25 का क्या किए, अभाज्य गुणनखंड किए। इस अभाज्य गुणनखंड में कोई भी अंक जो है कॉमन नहीं आया हमारा, इसलिए कॉमन न होने की वजह से हम क्या कहें, सभी संख्याओं का ही मल्टीप्लाई कर दिया। और सभी संख्याओं का मल्टीप्लाई, यदि संख्याओं के गुणनखंड में कोई भी अंक कॉमन नहीं होता, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उन्हीं संख्याओं का मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो गुणनफल प्राप्त होगा वही हमारा क्या होगा, LCM होगा। और कॉमन न होने की वजह से, ये तीनों संख्याओं में कुछ भी कॉमन न होने की वजह से हमारा HCF क्या होगा, भी कॉमन नहीं, कॉमन होता है 1। हर एक संख्या का क्या होता है, 1 मल्टीप्लाई होता ही है, यानी कि एक उसका गुणनखंड होता ही है। ठीक है, तो आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे प्यारे मित्रों। 3 नंबर ये प्रश्न था, जो कि 3 प्रश्न दिया हुआ था। चौथे प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। चौथा प्रश्न क्या बोल रहा है, चौथा प्रश्न कर रहा है HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया हुआ है, यानी कि 306 और 306 और 657, इसका जो है हमको क्या दिया हुआ है, HCF जो है क्या दिया हुआ है, HCF और 9 दिया हुआ है। तो इसका क्या बोल रहा है कि LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम्म, 306 और 657 यही है ना,
306 और 657 का हमको एचसीएफ दिया हुआ है कि 9 है, ठीक है। अब इसी संख्या का क्या बोल रहा है कि एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए 306 और 657 का हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने का मतलब इसको तोड़ेंगे, इसकी छोटी छोटी शाखाओं में इसको तोड़ेंगे। देखिए हम लोग यहाँ 306 को तोड़ते हैं। देखिए लास्ट में जो है संख्या 6 है, जो 2 से कट जाएगा, तो 2 से पहले काटेंगे तो क्या होगा 1 5 3, ठीक है। अब ये संख्या क्या होगा 3 से कटेगा मेरे प्यारे मित्रों। क्यों? क्योंकि संख्या का योग क्या है जो है 3 से विभाजित होगा, ठीक है। 5 3 8 1 9। अब देखिए 5 3 15 और 1 आ गया, ठीक है। और 5 और 1 6 आया, यानी कि संख्या का योग 3 से फिर से विभाजित होगा, तो 3 से कटेगा तो क्या आएगा 17 2 24 17 51। अब हमारा 17 से ही पूरी तरह क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 17 से ही क्यों काटे? क्योंकि 17 एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या 1 और स्वयं के सिवा किसी और से नहीं कटता, ठीक है। तो 300 यहाँ पे हल लिख लीजिए, और 306 का जो है अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ 2 3 3 और 17, ठीक है। अब इसको हटाते हैं हम। अब देखिए 657 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। संख्या को पहले हम लोग देखते हैं, योग इसका क्या है 6 गुना 12 36 18, हाँ 18 है, तो ये संख्या 3 से कट जाएगा, ठीक है। तो 2 3 6, एक बार जाएगा 3 2 बजे 27 9 3 27, ठीक है। अब देखिए संख्या का योग फिर से 3 से कट रहा है, 7 3 21 3 3 9, 3 से काटे तो 2 3 6, 3 कम 3 2 बचा 27 में 9 3 27, ठीक। 3 से अब 3 से काटेंगे, हाँ अब 73 आया। 73 किससे कटेगा, तो मेरे दोस्तों 73 जो कैसी संख्या है, ये अभाज्य संख्या है, ये किसी और से नहीं कटेगा, तो ये किससे कटेगा 73 से ही कटेगा और 1 आ गया, ठीक है। अब देखिए अब 657 का जो है कि गुणनखंड क्या है 3 × 3 × 73, ठीक है। इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया, हटा देते इसको। अब देखिए इसका एलसीएम हमको 9 दिया हुआ है, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ भी 2 3 कॉमन है, यहाँ भी 2 3 कॉमन है, तो जो है एचसीएफ में हम लोग क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं। जो कॉमन रहता है दोनों संख्याओं के गुणनखंड में वही लेते हैं। तो दोनों के गुणनखंड में क्या क्या कॉमन है, इधर 2 3 कॉमन है, इधर 2 3 कॉमन है, यानी कि ये 9 सही है, ठीक है। अब एलसीएम में हम लोग सारी संख्याओं को लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ से 9 भी लेंगे, 2 है यहाँ पे, देखिए 2 लेंगे, यहाँ पे क्या है 17 और यहाँ पे हमारा 73, ठीक है। सारी संख्याओं को ऐड करेंगे। अच्छा यहाँ 9 ले लिए तो आपको लग रहा होगा कि ऐसे कैसे, तो यहाँ पे 3 × 3 ले लेते हैं, ठीक है। अब समझ में आएगा। तो देखिए अब संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करेंगे। तो 3 3 9, 9 दूनी 18, और 18 और 17 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 7 7 8 56 की 6 हाथ में आल 5, 7 1 7 5 12, 18 कम 18, तो देखिए 6 0 3, ये आ गया हमारा 306। अच्छा हाँ 306। अब 306 में हम लोग क्या करेंगे, 306 में हम 73 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 6 3 18, 0 है इसलिए कुछ नहीं होगा, 3 3 9।
अब देखिए 6 सत्ते 42 की 2 हाथ में आयल 4, 0 है इसलिए 2 आएगा, 7 तिरिके 21, 8 2 1 3, 9 4 13, 2 2, 22 33 8, 2 2 2। तो एलसीएम क्या आया हमारा 22,338। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, गड़बड़ हो गया है। तो 306 और 657 का जो है एलसीएम क्या हुआ, तो 22,338। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, और उसका एचसीएफ जो है प्रश्न में दिया हुआ था क्या 9। सबसे पहले हम लोग क्या किए, 306 का अभाज्य गुणनखंड किए, फिर 657 का भी अभाज्य गुणनखंड किए। अभाज्य गुणनखंड में देखिए दोनों में 2 3 कॉमन है, दोनों 3 को जो है कि कॉमन में हमने लिया, तो एचसीएफ हमारा 9 दिया हुआ है और एचसीएफ 9 ही आया है। ठीक है, अब एलसीएम को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सारी संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जो कॉमन है उसको सिर्फ कॉमन में उसी संख्या को लेंगे 2 ही बार, ठीक है, ज़्यादा नहीं लेंगे, और बाकी जो कॉमन नहीं है वो सारी संख्याओं को हम लोग वैसे के वैसे ही उतार लेंगे। ठीक है, ये कॉमन था तो 2 3 ले लिए, बाकी कोई कॉमन नहीं है, 2 भी कॉमन नहीं है तो 2 को भी लिए, 17 कॉमन है 17 भी लिए, 73 कॉमन है 73 भी लिए। ठीक है, सभी संख्याओं का मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या आया 22,338। ये हमारा क्या हो गया एलसीएम। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग, साइड हो जाता हूं। तो आइए मेरे प्यारे मित्रों, चलते हैं हम लोग 5वें प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। तो 5वां प्रश्न बोल रहा है यदि HCF यदि HCF 225 और 60 225 और 60 का जो है HCF दिया हुआ है 22 5 × 5 माइनस 10x 10x। तो हमको क्या बोल रहा है, x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए HCF 225 और 60 का जो HCF है वो HCF जो है हमारा इस संख्या के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, तो इस संख्या के बराबर हमारा HCF दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे 225 और 60 का मेरे प्यारे मित्रों अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और अभाज्य गुणनखंड के द्वारा फिर हम लोग जो है उसका HCF निकालेंगे, और जो HCF आएगा उस HCF को हम लोग इस संख्या के बराबर करेंगे। ठीक है, और इस संख्या के बराबर करने के बाद हम लोग x का मान निकालेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे। हल करिए आप लोग, सबसे पहले हल लिखिए। तो 225 का अभाज्य गुणनखंड आप लोग जो है यहाँ पे देखिए करिएगा, 225 ये 5 है लास्ट में, इसलिए क्या होगा ये 5 से कटेगा। ठीक है, तो 4 पंजे 20, 2 बचा, 5 पचे 25, फिर 5 से कटेगा, 9 पचे 45, फिर 3 से कटेगा। ठीक है, आप लोग जब गुणनखंड करिएगा तो आप लोगों का धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा, तो आप लोग खुद ही फटाफट कर लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए 5 × 5 × 3 × 3। ठीक है, 5 गुणित 5 गुणित 3 गुणित 3। ठीक है, 3 3 9, 9 5 45 पंजे 225। ये किसका था, एक मिनट रुकिए, 225 का क्या था ये गुणनखंड। अब देखिए 60 का गुणनखंड क्या होगा, तो 60 का गुणनखंड भी इधर ही कर लेते हैं, लहा लेते हैं कोने में ये। आप लोग लेकिन अपने बुक में करिएगा जरूर, नोटबुक में कहीं किसी किनारे जो है इधर प्रश्न को करिएगा, उधर किनारे में रफ को ये करते जाइएगा। ठीक है, रफ करिएगा आप लोग, तो आप लोगों को याद रहेगा कि उसका गुणनखंड जो है आपको 60 का याद हो जाएगा कि 60 को कैसे कैसे काटना है, फटाफट फटाफट काट लेंगे आप लोग। ठीक है, प्रैक्टिस करिएगा तो सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, 30, 2 से काटे तो 30, फिर 2 से काटे तो 15, 15 दूना 30, फिर नहीं कटेगा, फिर 5 से काटते हैं
3 से काट लेते हैं, पहले 5 आया, फिर 5 से काट लेते हैं, 1 आ जाएगा। ठीक है, 5 या 15 30 दूना 60, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब देखिए हमको HCF से मतलब है, इस प्रश्न में हमको खाली HCF से मतलब है, क्योंकि HCF के बराबर ये संख्या दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, LCM से कोई मतलब नहीं, HCF देखते हैं क्या आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 5 और 3, यहाँ पे 5 और 3 कॉमन है। ठीक है, तो 5 और 3 कॉमन है, तो 5 और 3 हम लोग ले लेते हैं, HCF क्या लेते हैं, 5 और 3, HCF क्या हो जाएगा फिर हमारा 15, और इसी 15 के बराबर ये दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बराबर इसको रखेंगे। ठीक है, दोनों को बैलेंस दिया हुआ है कि 15 ही इसके बराबर है। ठीक है, तो देखिए 225 इंटू 5 माइनस 10x बराबर हमको 15 दिया हुआ है। ठीक है, इस x का मान निकालना है हमको। तो अब देखिए ये बराबर यानी कि ये क्या है, तुलनात्मक चिन्ह बोलते हैं इसको हिंदी में, और ये बराबर है यानी कि इक्वल, दोनों संख्या क्या है, इक्वल है। तो मेरे प्यारे मित्रों क्या करेंगे, सबसे पहले इनका मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, बोर्डमास के नियम के अनुसार क्या है, सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में क्या हुआ, 5 पच्चे 25, 2 5 दूना 10, 2 12, फिर 5 दूना 10 और 1 11 माइनस 10x बराबर दिया हुआ है 15। अब देखिए प्लस माइनस में आ गया, वैसे आप इस संख्या को डायरेक्टली उधर नहीं भेज सकते थे। अब ये देखिए संख्या प्लस माइनस में है, तो हम लोग प्लस को माइनस में, माइनस को प्लस में, जो है दाएं पक्ष से अगर बाएं पक्ष में भेज रहे हैं तो प्लस की संख्या माइनस में हो जाएगी और माइनस की संख्या प्लस में हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए 10x को हम लोग इधर लिखते हैं, ये 15 उधर है और ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 1125। ठीक है, अब देखिए माइनस 10x बराबर ये 15 इसमें घट जाएगा, तो क्या होगा 1125 में से ये पॉजिटिव है निगेटिव है तो क्या हो जाएगा 10, 1110, ये 15 घटाएंगे तो 1110 होगा, वो भी निगेटिव में। ठीक है, अब देखिए माइनस दोनों तरफ होने की वजह से माइनस माइनस कट गया। ठीक है, प्लस हो गया, तो ये हो गया हमारा 10x बराबर 1110। ठीक है, अब देखिए x बराबर क्या होगा, इस 10 को इधर गुणा में तो उधर क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। ठीक है, ये 0 से ये 0 गया तो x का मान 1, तो ये हमारा सवाल का हल हो गया। ठीक है, देखिए मेरे प्यारे मित्रों एक बार और आपको बताता हूं, हमारा जो है HCF 225 और 60 का जो है HCF ये इस संख्या के बराबर दिया हुआ था। ठीक है, तो हमको बोला गुणनखंड विधि के द्वारा x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले 225 और 60 का अभाज्य गुणनखंड किया। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड किया यानी कि उसको तोड़ फोड़ दिया, उसका हड्डी पसली सब अलग कर दिया। अब देखिए ये ही तोड़ने फोड़ने के बाद यही संख्या आया है, तो तोड़ दिए इसको, तो तोड़ने के बाद हम लोग HCF निकाले। HCF का मतलब कॉमन संख्या निकाले, यानी कि उसमें कॉमन क्या क्या था, 5 और 3 था, इसमें भी 5 और 3 था। ठीक है, तो उसका HCF क्या हो गया 5 3 15। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ये, यानी कि मसप है, मसप हमारा 15 आया। तो यही जो मसफा यानी जो HCF है ये इसके बराबर दिया हुआ है, तो हमने क्या किया, इस संख्या को इस संख्या के बराबर कर दिया। अब हमको क्या था, x का मान निकालना था, तो x का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, इन संख्याओं को देखिए बोर्डमास के नियम का पालन यहाँ पे करना पड़ेगा, डायरेक्टली आप इसको उधर भेज के प्लस माइनस नहीं कर सकते। ठीक है, पहले गुणा करेंगे, गुणा किए हम लोग 225 का 5 में तो 1125 आया, अब माइनस 10x बराबर 15। ठीक है, तो अब देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो अब प्लस माइनस में हम लोग संख्याओं को इधर से उधर और उधर से इधर कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि बराबर की उस बगल भेज सकते हैं और बराबर के इस तरफ ला सकते हैं। तो हमने क्या किया, 1125 को बराबर, हमारा ये माइनस, ये संख्या उधर पॉजिटिव था और ये संख्या उधर जाके क्या हो गया निगेटिव हो गया। ठीक है, संख्याओं को जब हम लेफ्ट साइड से राइट साइड या राइट साइड से लेफ्ट साइड में जब लेते हैं, यानी बाईं तरफ या दाईं तरफ से जब बाईं तरफ लेते हैं तो संख्या है पॉजिटिव से निगेटिव, निगेटिव से पॉजिटिव, और गुणा है तो भाग में और भाग है तो गुणा में बदल जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्लस में था उधर गया माइनस में बदल गया। ठीक है, अब ये माइनस माइनस दोनों कट गया, क्योंकि प्लस का 15 माइनस 1125 में से घटाए हम लोग तो माइनस 1110 बचा। अब देखिए ये 10 हमारा क्या था, ये माइनस था, ये भी माइनस था, माइनस माइनस कट गया। ठीक है, अब ये 10x इसके साथ गुणा में था तो इधर क्या होगा,
देखिए इधर भाग में आ गया, ठीक है, तो 0 से 0 कट गया तो x बराबर क्या बचा 111, ठीक है मेरे प्यारे मित्रों। देखिए आसान सा हल, आप लोग पहले एक बार नोटबुक में लिख लीजिए, उतार लीजिएगा, ठीक है, लिख लीजिए या उतार लीजिए, सब एक ही बात है। और उसके बाद आप लोग जब एक दो बार खुद से करिएगा ना तो आपको डायरेक्टली ये प्रश्न बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस करिएगा तो फिर आपको आसानी से सारे प्रश्न समझ में आएंगे, ठीक है। अब आइए छठे प्रश्न की ओर चलते हैं। छठा प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, कि छठा प्रश्न बोल रहा है कि 120 और 225 एचसीएफ 120 और 225 बराबर 15 हो तो एलसीएम 120 और 225 का ज्ञात कीजिए, ठीक है। प्रश्नवा लिखिए लेते हैं यार, नहीं भूल जाते हैं हम। और छठा प्रश्न है, क्या बोल रहा है, और 120 और 225 का एचसीएफ दिया हुआ है। ये आपके मैं बताऊंगा, आप लोग जो है प्रश्न, यदि आपके पास बुक होगा तो कोई बात नहीं, आप लोग बुक से देख लीजिएगा। बुक नहीं है तो स्क्रीन पे मैं प्रश्न को लिख दूं, स्क्रीनशॉट लगा दूंगा तो आप लोग प्रश्न को भी उतार लीजिएगा और हल को बोर्ड से उतार लीजिएगा, ठीक है मेरे प्यारे मित्रों। देखिए एचसीएफ 120 225 बराबर 15 दिया हुआ है तो इसका एलसीएम ज्ञात करने को बोल रहा है, यानी कि 120 और 225 का एलसीएम ज्ञात करें, ठीक है। एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम हमसे पूछ रहा है, ठीक है। एलसीएम यानी कि अभाज्य गुणनखंड, इस प्रश्नावली में ये पूरा अभाज्य गुणनखंड करने के बाद एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए 120 हल, 120 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो आप लोग अब देखिए अपने कॉपी में खुद से तोड़िएगा, हम यहाँ ऐसे ही तोड़ते हैं। देखिए कैसे तोड़ते हैं, सबसे पहले इसको 2 से काटें तो 60 आ गया, ठीक है। फिर 2 से काटे तो 30 आया, फिर 2 से काटे तो क्या आया 15 आया, फिर 15 2 से नहीं कटेगा, फिर 3 से काटे तो 5 आया, फिर 5 से काट दिया तो 1 आ गया। अब देखिए मन में करेंगे, 5 या 15 दूना 30 दूना 60 दूनी 120, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारे मित्रों, यदि आपको जैसे आपको ये प्रश्न दे रहा है 2-3 नंबर का दे रहा है तो आप उसमें क्या करिएगा, अभाज्य गुणनखंड साइड में दिखा दीजिएगा, ठीक है। यदि 1 नंबर का प्रश्न है कि खाली आप एचसीएफ ज्ञात कीजिए, कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप उत्तर दे सकते हो, ठीक है। अब देखिए अब 225, पानी पी लेते हूँ। अब देखिए 225 का गुणनखंड कैसे करेंगे, तो ये लास्ट में क्या है 5, इसको 5 से काटेंगे, ठीक है। तो 5 चौक के 20, 5 पच्चीस 25, 45 आ गया, फिर 5 से काटेंगे 9 आया, फिर 3 और 3 से काट देंगे, ठीक है। देखिए 3 3 के 9, 9 पचे 45 और 45 पंजे 225, ठीक है। अब देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड हुआ। अब हमारा एचसीएफ क्या दिया हुआ है 15, देखिए 15 आता है क्या, 3 और 5 यहाँ भी कॉमन है, 3 और 5 यहाँ भी कॉमन है, ठीक है। 2 देखिए कॉमन नहीं है किसी में, तो 5 यहाँ 15 यानी कि एचसीएफ हमारा ठीक है, ठीक है। अब देखिए एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, सारी संख्याओं का क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो एलसीएम में सारी संख्या यानी कि ये 2 और क्या है कि 3 बार 2 है तो 2 इंटू 2 इंटू 2। अब क्या है 3 और 5 यहाँ भी है, कॉमन संख्या भी लेंगे, यानी कि 3 5 यहाँ है, 3 5 यहाँ है। अब देखिए 3 5 उतर गया तो 1 5 इधर बचा है, इसको भी लेंगे, और ये 3 इधर बचा हुआ है, ये 3 भी लेंगे, ठीक है। अब देखिए ज़्यादा से ज़्यादा बार आई हुई संख्याओं को हम लोग लिए, ठीक है। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 तरीके 24, 24 पंजे 120, 120 पंजे 12 पंजे 60, 600 और 600 तियाँ 1800, ठीक है। तो 1800 आया हमारा क्या एलसीएम। तो 120 और 225 का एचसीएफ 15 दिया हुआ था, हमसे एलसीएम पूछ रहा था, तो एलसीएम क्या आया
1800, ठीक है। सारी संख्याओं का मल्टीप्लाई क्या हुआ, 1800, ठीक है मेरे प्यारे मित्रों। अभाज्य गुणनखंड 120 का 2 2 2 3 और इंटू 5, ठीक है। और 225 का 5 5 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। आप साइड में भाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा, हमने डायरेक्टली किया इसको। तो आप लोग नोटबुक पर नोट कर लीजिएगा प्रश्न को, उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है। तो आइए देखिए 7वां प्रश्न क्या कह रहा है मेरे प्यारे मित्रों। वीडियो जो है रोक के आप लोग यदि हल नोट करना चाहते हैं तो वीडियो रोक के जो है हल को नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए 7वां प्रश्न क्या कह रहा है। 7वां प्रश्न में हमको चित्र दिया हुआ है कि नीचे दी गई आकृति में x और y के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो कैसा चित्र दिया हुआ है देखिए, एक बार बना देते हैं। यहाँ पे y दिया हुआ है, अब इसको दो भाग में तोड़ा है, ठीक है। किस में तोड़ा है, तो ये 4 है और x। अब देखिए x को भी दो भाग में तोड़ा है, इसको 3 और ये 7 में तोड़ा है, ठीक है। अब देखिए मेरे प्यारे मित्रों, ये चित्र दिया हुआ है, चित्र में x और y का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, गुणनखंड विधि से हम लोग जो है एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर रहे थे। तो x क्या है, x ये दोनों का मल्टीप्लाई है, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 7 त्रिके 21, तो x के स्थान पे क्या होगा 21, ठीक है। अब 21 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा y मिल जाएगा, ठीक है। तो 21 चौक के क्या हो जाएगा 84, तो y का मान क्या हो गया 84। अब देखिए x का मान और y का मान आप लोग साइड में लिख लीजिएगा, चित्र में भी लिखिएगा और साइड में भी लिख दीजिएगा। तो x का मान क्या हो गया 21 और y का मान क्या हो गया 84। हमसे क्या पूछ रहा था कि x और y का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो बहुत छोटा सा प्रश्न था। क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले पीछे से इसके पूछ से स्टार्ट करेंगे। तो दोनों जो है पूछों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको x मिल जाएगा, ठीक है। तो x मिल जाएगा, फिर ये दो पूछ बचे, ये दो पूछों को हल करेंगे तो y का मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। यानी कि उसके टिल यानी कि पीछे उसके लास्ट से हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे प्रश्न को, ठीक है। बहुत छोटा सा प्रश्न था, आसान सा था, आप लोग जो है कर लीजिएगा। अब देखिए 8वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। 8वां प्रश्न क्या कह रहा है, 10 प्रश्न आज करेंगे हल। देखिए 8वां बोल रहा है 18,117 के एचसीएफ को जो है संख्या दिया हुआ है 18 और 117। इसका जो एचसीएफ है उसको, एचसीएफ इसका जो दिया हुआ है वो है 18m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। तो m का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। साथ ही 18 और 117 का एलसीएम भी पूछ रहा है। अब देखिए मेरे प्यारे मित्रों क्या करेंगे हल। देखिए 18 और 117 ये क्या है, दो संख्याएं हैं और इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ है, जो हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे गुणनखंड विधि के द्वारा, तो जो उसका एचसीएफ है वो एचसीएफ 18m माइनस 117 के रूप में दिया हुआ है, यानी कि 18m माइनस 117 के बराबर दिया हुआ है, ठीक है। और इसका एलसीएम भी हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 18 और 117 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे।
तो देखिए 18 का अभाज्य गुणनखंड, संख्या 2 से कट रही है तो 2 से काटेंगे 9, फिर 3 से कट रही है तो 3, फिर 3 से कट रही है तो 1, ठीक है। फिर 3 इंटू 3 इंटू 3, नहीं, सबसे पहले 2 से कटा है फिर 3 से कटा है, ठीक है। अब देखिए, अब 117 दिया हुआ है, तो 117 को हम लोग क्या करेंगे, 7 2 9, 9 है, यानी कि इनके अंकों का योग 9 है, तो संख्या क्या होगा, 3 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले छोटी संख्या से काटते हैं। तो क्या होगा, 3 त्रिके 9, 2 बचा 27 हो गया, 9 त्रिके 27, ठीक है। अब देखिए, अब ये संख्या फिर 3 से कटेगा, क्योंकि 9 3 12 संख्याओं का योग क्या है, 3 से कट रहा है, तो 13 3 39। अब संख्या क्या होगा, 13 से पूरी तरह से कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि 13 क्या है, वो अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या स्वयं और खुद से ही कटता है, ठीक है। तो 117 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ, 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13, ठीक है। दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड कर लिया हम लोगों ने। अब देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, इसका एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ का मतलब कॉमन क्या क्या है, तो कॉमन यहाँ पे 2 3 है, यहाँ पे भी 2 3 है, यानी कि इसका एचसीएफ क्या हो गया, तो 9। और उसी 9 के बराबर हमको क्या दिया हुआ है, 18m-117, ठीक है, क्योंकि बोल रहा है कि एचसीएफ जो है इस रूप में दर्शाया गया है, तो इसका m का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 18m-117 बराबर जो एलसीएम है वो क्या है, तो अरे एलसीएम नहीं, एचसीएफ क्या है, तो एचसीएफ हमारा 9 आया है, ठीक है। तो 18m-117 के बराबर क्या है, 9, m का मान ज्ञात कीजिए। तो m निकालेंगे हम 18m, ये माइनस का उधर है तो उधर जाके क्या होगा, प्लस में हो जाएगा, तो 117 इधर माइनस में, उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो जुड़ जाएगा, ठीक है। अब दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, तो 18m बराबर 117 प्लस 9 हो जाएगा आपका 126, ठीक है। अब देखिए 18 से काटिएगा 126, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में। 18 से काटिए, और 18 95, 18 6 का 108, 18 7 126। तो m का मान क्या आ गया मेरे प्यारे मित्रों, 7, क्योंकि वो संख्या 126 क्या है, 18 से 7 बार में विभाजित हो गई, ठीक है। तो m का मान क्या आ गया, 7। तो m का मान 7 है। अब हमसे क्या पूछ रहा था कि दोनों संख्याओं का एलसीएम भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो एलसीएम क्या कैसे निकालेंगे, तो एलसीएम में क्या होता है, सारी संख्याओं को हम लोग ऐड कर लेते हैं, और ऐड नहीं करते, उसका मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो देखिए एलसीएम यहाँ पे निकालते हैं हम लोग। तो 2 बार 3 यहाँ कॉमन है, 2 बार 3 यहाँ कॉमन है, तो ये कॉमन संख्या है, दोनों उतार लेंगे। फिर 2 बच गया और हमारा क्या बच गया, 13। अब इन संख्याओं का जो है मल्टीप्लाई हमारा क्या होगा, तो एलसीएम होगा। तो करिए मल्टीप्लाई, 3 3 9, 9 दूनी 18, और 18 और 13 का मल्टीप्लाई करिए, 18 इंटू 13, और 18 2 36 18 54 की 4, अस्मेल 5, 18 कम 18 और 5 आपका हो गया 23। एलसीएम क्या हो गया, 234, ठीक है। तो मेरे प्यारे मित्रों, m का मान हमारा क्या आया, 7 आया, और जो एलसीएम फिर बोला था एलसीएम ज्ञात किए, तो एलसीएम क्या आया, 234, ठीक है मेरे प्यारे मित्रों। सबसे पहले हम लोग क्या किए, दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड किए। अभाज्य गुणनखंड करना हमने आपको पहले ही बता दिया है। अभाज्य गुणनखंड किए, अभाज्य गुणनखंड के बाद क्या है, वो बोल रहा था कि जो एचसीएफ है इन दोनों संख्याओं का, वो किसके बराबर है, 18m-117, इस संख्या के एचसीएफ क्या है, बराबर है, ठीक है। तो एचसीएफ हमारा इसमें से क्या आया, 9 आया। एचसीएफ 9 हमने इस संख्या के बराबर किया, तो फिर हमने क्या किया, m का मान लाया, ठीक है। m का मान क्या आया हमारा, 7 आया। अब m के मान के बाद बोला था कि एलसीएम ज्ञात कीजिए दोनों संख्याओं का, तो दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या आया है हमारा, 234, ठीक है मेरे प्यारे मित्रों। तो मेरे प्यारे मित्रों, हल को नोट कर लीजिए फटाक से 10 सेकंड में, उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
तो आइए मेरे प्यारे मित्रों, 9वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है। तो देखिए 9वां प्रश्न कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। ठीक है, देखिए बोल रहा है 9वां प्रश्न की जो है एक n है और n क्या है, हमारा एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कौन सी संख्या होती है? तो प्राकृतिक संख्या मेरे प्यारे मित्रों शून्य प्राकृतिक संख्या में नहीं शामिल होता। प्राकृतिक संख्या जो है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? तो 1 से स्टार्ट होती है। ठीक है, 1 से स्टार्ट होकर वो अनंत तक जाती है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3, ये अनंत तक जाती है। ठीक है, मैं बोल रहा है n एक प्राकृतिक संख्या है, तो 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा, यानी कि 6 के पावर जो n दिया हुआ है क्या यह शून्य पर समाप्त होगा, यानी कि क्या 6 के घात में यदि हम कोई भी प्राकृतिक संख्या रखते हैं तो क्या उसका जो अंतिम अंक होगा, यानी कि समाप्त पूछ रहा है, तो समाप्त का मतलब क्या है? उसका अंत वाला भाग यानी कि जो लास्ट संख्या है क्या वह शून्य हो सकता है या नहीं, यही पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, n बराबर 1 लेते हैं, तो n बराबर 1 रखने पर, ठीक है, जब हम लोगों ने n बराबर 1 लिया तो हमारा क्या होगा, 6 के पावर 1 हुआ। 6 के पावर n 1 का मतलब क्या होता है? 6 होता है। ठीक है, पर हमको लाना क्या है? शून्य। तो देखिए ये 6 के पावर 1 पर नहीं हुआ। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, n बराबर 2 लेते हैं। देखिए n बराबर 2, ठीक है, और अब हम लोग क्या करेंगे, 6 के पावर जो है कि 2 रखेंगे, तो क्या हो रहा है, 6 4 के 36। ठीक है, 6 4 36 हो रहा है, लास्ट का संख्या शून्य नहीं आ रहा है। ठीक है, तो एक विधि देखिए मेरे प्यारे मित्रों ऐसे है, या तो आप प्राकृतिक संख्याओं को रख के जो है इसको दर्शाया जा सकता है, यानी कि तो हमारा जो है लास्ट का संख्या जो शून्य नहीं आ रहा है, तो क्या है जो है कि हम लोग कह सकते हैं कि शून्य जो 6 के पावर n है इसका अंतिम जो अंक है, अंतिम अंक शून्य नहीं हो सकता। ठीक है, 6 के पावर n का जो है अंतिम अंक शून्य नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि देखिए हमने आपको ऊपर बताया कि प्राकृतिक संख्याओं को रखेंगे यदि हम, तो 6 है, 6 का हम कितना भी स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे, 4th घात करेंगे, 5th घात करेंगे, वो लास्ट का संख्या 6 ही आने वाला है। क्यों? क्योंकि इस संख्या में 2 और 3 का क्या है, गुणनखंड है, और गुणनखंड में 2 और 5, यदि 2 और 5 का जब तक गुणनखंड नहीं होता, यानी कि गुणा नहीं होता, तब तक संख्या जो है हमारा लास्ट में शून्य नहीं आएगा, यानी कि अंत की संख्या शून्य नहीं होगी। ठीक है, यदि आप लिखना चाहते हो तो लिखिए कि 2 × 3 जो है संख्या, ये दोनों संख्या क्या है, 6 है, 6 के बराबर है, तो 2 और 3 जो संख्या है यह शून्य के, और इसका अंतिम अंक शून्य नहीं होगा। ठीक है, n बराबर प्राकृतिक संख्या दिया हुआ था, प्राकृतिक संख्या जो है 1 से स्टार्ट होती है और वो अनंत तक जाती है। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, तो n बराबर 1 रखने पर संख्या शून्य नहीं होगा, क्योंकि 6 है, 6 एक ऐसी संख्या है जिसमें 2 और 3 का क्या है, गुणन है, 2 और 3 का क्या है, गुणन है, तो दोनों जब तक संख्या 2 और 5 का आपस में मल्टीप्लाई, जब तक 2 और 5 का आपस में मल्टीप्लाई नहीं होगा मेरे प्यारे मित्रों, अंत में शून्य प्राप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 5 और 2 ऐसी संख्याएं हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर लास्ट की संख्या क्या होती है, तो शून्य प्राप्त होती है। ठीक है,
और ये 6 है, तो 6 में क्या है 2 है पर 5 नहीं है, क्योंकि 5 की जगह क्या दिया हुआ है 3। तो जो है ये संख्या कैसी संख्या है, तो ये संख्या जो है लास्ट की संख्या शून्य प्राप्त नहीं होगी हमारी। ठीक है, तो आइए आज का हमारा लास्ट प्रश्न यानी कि 10वां प्रश्न है। 10वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। दसवां प्रश्न कह रहा है कि व्याख्या कीजिए, व्याख्या करने को दे रहा है कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 2 × 1 प्लस में 5। व्याख्या कीजिए कि ये संख्या और ये संख्या भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ठीक है, भाज्य संख्या क्यों है, इसका भाज्य संख्या क्यों है पूछ रहा है। ठीक है, क्यों है, तो देखिए ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों जो है कि इसमें 3 संख्याएं दी हुई हैं। देखिए पहले वाले में क्या है, ये 3 संख्याएं दी हुई हैं, तो तीनों संख्या का क्या किया हुआ है, जो है मल्टीप्लाई किया हुआ है। एक संख्या क्या है, इसमें जोड़ दिया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों संख्याओं को हम लोग लिख लेते हैं +13। तो इसको एक संख्या मान लेते हैं, इसको दूसरी संख्या मान लेते हैं। ठीक है, अब इन दोनों संख्याओं में देखिए कॉमन क्या है हमारा, तो 13 कॉमन आ रहा है। ठीक है, अच्छा 13 कॉमन लेने के बाद क्या बचा, इधर बच गया हमारा 7 × 11 और 3 तो हमने कॉमन ले लिया है। यहाँ पे क्या बचा 1 और प्लस में ये क्या हो गया 1। ठीक है, अब 1 का मल्टीप्लाई करने का कोई फायदा नहीं, 13 तो हम लोगों ने कॉमन ले ही लिया। सॉरी मेरे प्यारे मित्रों, ठीक आ गया। अब देखिए क्या किया हमने, 13 कॉमन ले लिया है। अब इन संख्याओं का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 11 में, तो क्या होगा 77, 11 × 7 = 13 इंटू 11 × 7 = 77 और एक यहाँ पे प्लस में है तो क्या होगा 78। 11 × 7 = 77 और एक क्या है यहाँ पे 78 हो गया। अब इन दोनों का क्या है मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे, तो 13 × 8 = 104, हाथ में आ 10, 13 × 7 = 91 और 10, 91 और 10 हो गया आपका 101। देखिए हमने क्या किया, ये दोनों संख्याएं जो है, एक संख्या पूरी तरह से मल्टीप्लाई में दिया हुआ था और एक 13 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इन दोनों संख्याओं में 13 हमको कॉमन मिल रहा था, तो 13 कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद क्या बचा 7, 11, एक यहाँ पे कॉमन बचा तो एक का कोई मतलब नहीं है और यहाँ पे 1 बचा। ठीक है, इन संख्याओं का मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ दिए तो क्या आया 78। अब 78 आया तो 13 × 8 हमारा हो गया 104 यानी कि 4 आया, तो हाथ में 10 आया था, 13 × 7 = 91 और 10 101 आया। तो देखिए ये कैसी संख्या है, ये संख्या भाज्य संख्या है, क्योंकि यह 2 से कटेगा, 4 × 2 = 6, 3 से कटेगा, कई प्रकार की संख्याओं से ये कट जाएगा, इसलिए ये संख्या कैसी है, तो ये हमारी भाज्य संख्या है। ठीक है, यहाँ पे हमसे पूछ रहा था कि भाज्य क्यों है, तो ये संख्या ऐसी है जो कई संख्याओं से विभाजित होगा। ठीक है, इसलिए ये संख्या कैसी है, तो ये भाज्य संख्या है। ठीक है, तो भाज्य है। अब देखिए, अब ये वाला हम लोग देखते हैं, ये इधर हो गया
7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1 प्लस में क्या दिया हुआ है 5। अब देखिए मेरे प्यारे मित्रों, इसमें से कुछ तो कॉमन होगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई की संख्या दी हुई है और ये प्लस की संख्या है। तो दो अलग संख्या दिया हुआ है, इसको पूरी तरह से मल्टीप्लाई में तोड़ दिया है और ये एक संख्या अलग से दे दिया है। ठीक है, तो ये संख्या और इस संख्या हमको देखिए कॉमन क्या है, तो 5 कॉमन है, 5 हम लोगों ने कॉमन ले लिया। अब बची हुई संख्याओं को अंदर लिखेंगे। ठीक है, 7 इंटू 6 इंटू 5 ले लिए तो 4, बंद है गाना बजा हुआ, 4 हमारा बच गया और 2 बच गया और 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है, प्लस में इधर 1 मिल गया। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, 5 तो हमारा कॉमन है, इन संख्याओं का मल्टीप्लाई और जोड़ दोनों करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए 6 चौके 24, 24 दूना 48 और 48 और 7 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लेते हैं। अब देखिए 8 सते 56, 6 हाथ में आप 5 और 7 चौके 28 और 5 8 सते 56 6 हाथ में 5, 7 चौके 28 और हमारा 5 हो गया आपका 33, 6 चौके 24 में 48 सत्ते 333 आया। अब हम लोग क्या करेंगे, 336 आया, हम लोग क्या करेंगे 1 प्लस में भी इसको भी जोड़ लेंगे, तो हमारा क्या आ गया 337, अंदर क्या आया 337। ठीक है प्यारे मित्रों, अब क्या करेंगे, फिर से इस संख्या का अंदर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ब्रैकेट में है और ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए 5 का मल्टीप्लाई करेंगे उसमें, तो 7 पचे 35 की 5 हाथ में 3, 5 15 और 3 18, 1685 आया। तो 1685 कैसी संख्या है, 5 से भी कटेगी ये संख्या। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, 5 और तो मेरे प्यारे मित्रों ये जो है 15 और 25 आदि संख्या से भी कटेगी। ठीक है, तो ये जो है कैसी संख्या है, तो ये भाज्य संख्या है। एक संख्या के सिवा और स्वयं और एक के सिवा अधिक और संख्याओं से यह कटती है, तो ये संख्या कैसी संख्या है, तो ये संख्या जो है भाज्य संख्या। क्यों, क्योंकि 1, 5 और खुद से भी ये कटेगी। तो 2 से ज़्यादा मल्टीप्लाई होने का मतलब वो संख्या कैसी संख्या है, तो वो भाज्य संख्या है। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, तो मेरे प्यारे मित्रों आज ये 10वां प्रश्न था, आज हम लोग यही तक रखते हैं। मेरे प्यारे मित्रों यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों के पास शेयर करिए। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल आपसे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।